हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अनिल पे। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा था भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया भाग एक के अंदर हमने 1838 से लगाकर 1885 तक की संपूर्ण राजनीतिक ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन हमने किया था। देखा था कि किस प्रकार भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन सी मुख्य एजेंसियां कहें या मुख्य जो संस्थाएं हैं, कौन कौन सी मुख्य संस्थाओं ने जो इसमें भागीदारी निभाई थी। देखिए दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 1838 से 1885 के बाद का घटनाक्रम है। पहले वीडियो में हमने देखा था 1838 से लगाकर 1885 तक का कार्यक्रम हमने पढ़ा था। अब आज के वीडियो में दोस्तों हम क्या करेंगे, हम कांग्रेस से इसकी शुरुआत करते हैं। कांग्रेस से लगाकर जब तक भारत स्वतंत्र होता है वहां तक हमारा ये कार्यक्रम हमारा जो आज का टॉपिक वो चलने वाला है। देखिए दोस्तों, आज का मेरा वीडियो 1 घंटा भी हो सकता है या 1 घंटे से अधिक का भी हो सकता है। जितना होगा मैं प्रयास करूंगा कि कम समय में अधिक से अधिक आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए, पहली अगर हम बात करें तो कांग्रेस की स्थापना से लेकर कांग्रेस की स्थापना किसने की, किसके विचार, जो सर्वप्रथम इसका विचार किसके दिमाग में आया, इसकी पूर्वगामी संस्थाएं कौन कौन सी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बिना वक्त जाए किए मैं टॉपिक पे पहुंचता हूं। कांग्रेस, देखिए दोस्तों, कांग्रेस की अगर बात कीजिए तो कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे, जो अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी थे। इन्होंने एक भारतीयों के लिए, भारतीय शासन में जो भारतीयों के लिए इस कांग्रेस की स्थापना का विचार जो उन्होंने दिया था कि वास्तव में कांग्रेस की स्थापना होनी चाहिए, और उन्होंने इसकी स्थापना करके इसको सफल बनाया। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हो जाती है। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम अगर बात की जाए, मैं इसको एक गोल घेरे के रूप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, इसलिए कुछ अलग यूनिक तरीके में आपके सामने लेके आ रहा हूं ताकि हम इसको संपूर्ण तरीके से समझ सकें, एक अच्छे तरीके से समझ सकें। भारतीय राजनीतिक इतिहास को कम समय में अच्छे तरीके से कैसे समझा जा सकता है। देखिए, सर्वप्रथम किस व्यक्ति के दिमाग में ही आया था कि कांग्रेस जैसी संस्था होनी चाहिए जो भारतीयों के हितों के लिए आवाज उठाए, जो भारतीय के हितों के लिए कानूनों की जो क्रियान्वित करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाए। ऐसी संस्था का विचार आया था पहले डफरिन के दिमाग में। डफरिन के दिमाग में यह विचार आया था। डफरिन के दिमाग में विचार आया था कि उसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम की एक संस्था होनी चाहिए। सर्वप्रथम उसने कहा था भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम की एक संस्था होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम की संस्था होनी चाहिए, लेकिन हमारी कांग्रेस का पूरा नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देखिए, भारत के दादा भाई नौरोजी ने यह शब्द दिया कांग्रेस। उन्होंने कहा कि इसकी जगह कांग्रेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांग्रेस होना चाहिए। और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस रखा, मतलब उसका नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसके प्रयासों से रखा गया? दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से रखा गया था। तो दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से क्या रखा गया? दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि किसने कांग्रेस शब्द दिया था, किसने कांग्रेस की स्थापना का विचार, तो देखिए, स्थापना इन्होंने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना विचार इनके दिमाग में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अब ध्यान देने की बात ये, इसके बाद में अगर इस चक्र को और घुमाया जाए तो हम कहेंगे कि इस कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। देखिए दोस्तों, लोगों का समूह। मान लिया, हाँ ठीक है, लोगों का समूह। इस शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है? इस शब्द की उत्पत्ति होती है उत्तरी अमेरिका से। कहां से होती है? उत्तरी अमेरिका से इस शब्द की उत्पत्ति होती है। अब 1885 में इसकी पहली बैठक होती है, पहला अधिवेशन जिसे बोलते हैं। इस अधिवेशन की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए, अब व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करता है।
ठीक है। अब बात की जाए कि इसका पहला अधिवेशन कहाँ होता है। देखिए अगर बात करें तो इसका पहला अधिवेशन जो पूना में होना निश्चित हुआ कि वास्तव में कांग्रेस की प्रथम बैठक होगी वो हम पूना में करेंगे। लेकिन क्या होता है, पूना में वहाँ प्लेग नामक एक बीमारी फैल जाती है और प्लेग नामक बीमारी का उस अधिवेशन को मुंबई स्थानांतरित कर दिया जाता है। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में, मुंबई के गोकुलदास, आप लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लेना ऐसे, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में वहां पे बैठक आयोजित की जाती है। और उस प्रथम बैठक में कौन व्यक्ति भाग नहीं लेता, तो उस प्रथम बैठक में सुरेंद्रनाथ बनर्जी व्यक्ति भाग नहीं लेते। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक थे जो उसमें बैठक में भाग नहीं लेते। हालांकि 1886 में उन्होंने अपनी पार्टी, उनकी पार्टी का नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनकी पार्टी का नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। किनकी पार्टी थी भाई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पार्टी थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पार्टी का विलय हो जाता है, कब होता है, तो 1886 में ये उनका विलय इसमें कर देते हैं। तीनों एक ही भैया, ठीक है, 1886 में इसका विलय कर देते हैं। अब देखिए ध्यान देने की बात ये है, यहां तक पहुंचने के बाद हम कहेंगे ये तो कांग्रेस के आसपास का घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज को जो 1886 के आसपास का घटनाक्रम है। दोस्तों अभी हम 1947 तक पहुंचेंगे और 1947 तक की संपूर्ण घटनाक्रम को मैं इसी प्रकार समझाने का आपको प्रयास करूंगा। मेरे वीडियो को देखते रहिए, स्किप नहीं करें। आप कुछ यकीन मानिए कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर जाने वाले हैं। देखिए कांग्रेस में उस समय तत्कालीन जो विचारधारा थी, इसके ऊपर किस विचारधारा के लोगों के द्वारा इसके ऊपर आधिपत्य स्थापित किए गए इसकी स्थापना के समय से, तो वो थे उदारवादी लोग। कौन थे भाई, उदारवादियों के द्वारा इसके ऊपर आधिपत्य स्थापित किया गया था। अगर उदारवादियों का कालक्रम माना जाए तो उदारवादियों कालक्रम में 1885 से 1905 ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, जो 1885 से 1905 के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर बात करें प्रमुख उदारवादी नेता कौन कौन से थे, देखिए प्रमुख उदारवादी नेता का नाम मैं यहाँ से लिखाना चाहूंगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कॉम्पिटिशन पूछे जाते हैं, आप इसके नाम एक बार देख लेना। देखिए पहले है दादा भाई नौरोजी। इनकी विचारधाराओं से मैं आपको अवगत कराऊंगा कि विचारधाराएं क्या है, किस प्रकार से इनकी विचारधारा है, क्यों इनको उदारवादी कहा जाता है। उदार का मतलब मैंने आपको पहले भी अपने एक वीडियो बताया था, शीत युद्ध का दौर वीडियो में आपको बताया था, उदार का संपूर्ण अर्थ मैंने उसको बताया था, आप जरूर देखना उसको। दादा भाई नौरोजी, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, एक और है महात्मा गांधी के गुरु कहे जाते हैं, कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये मुख्य रूप से उदारवादी नेता कहे जाते हैं, मुख्य रूप से उदारवादी नेता कहे जाते हैं। देखिए इसमें वीडी सावरकर भी है, लेकिन वो पहले उग्रवादी थे, फिर बाद में वीडी सावरकर जो है उदारवादी नेताओं की लिस्ट में आते हैं। देखिए इसमें एक और नाम मैं आपको जोड़ देना चाहता हूँ, रोमेश चंद्र दत्त, वो भी उदारवादी नेता थे। देखिए अब हम बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा साथ साथ में, क्योंकि हमारा वीडियो 1 घंटे तक चलने वाला है और 1 घंटे के अंदर आपके सामने बहुत सारी विचारधाराओं के बारे में, बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं के ऊपर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। देखिए अब कांग्रेस तो है बन गई, अब कांग्रेस के ऊपर विशेष टिप्पणियां कौन कौन करते हैं। कांग्रेस के ऊपर विशेष टिप्पणियां वो लोग करते हैं जो जिस हिसाब से कांग्रेस को देखते हैं। देखिए भाई, कोई भी किसी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करेगा, क्यों करेगा, जिस हिसाब से वो उसको देखेगा वही टिप्पणी करेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से कोई टिप्पणी कर देगा, जिसकी विचारधारा जैसी होती है, जो इस विचारधारा से कांग्रेस को देखता है उसके हिसाब से वो टिप्पणी करता है। देखिए पहली टिप्पणी डफरिन ने की, पहली टिप्पणी डफरिन नहीं करता है। क्यों करता है डफरिन पहली टिप्पणी डफरिन इसलिए करता है क्योंकि उसके दिमाग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में एक संस्था का निर्माण का विचार आया। जब कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी तो उसने कहा था ये एक अल्पसंख्यक लोगों का समूह है जो अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। उसने डफरिन ने कांग्रेस के बारे में विचारधारा की। देखिए
कांग्रेस के बारे में विद्वानों के द्वारा ये कहा जाता था कि कांग्रेस में अनुमानित सभी विचारधाराओं का एक जो कांग्रेस है छतरी के रूप में काम करती है, एक छाते के रूप में काम करती है, सारी विचारधाराएं जो इसमें मिल जाती है। अब देखिए लॉर्ड कर्जन, आपको पता है लॉर्ड कर्जन कौन थे? 1905 के अंदर बंगाल विभाजन में मुख्य भूमिका निभाने वाले लॉर्ड कर्जन एक आक्रामक नेता भी थे। लॉर्ड कर्जन ने भारत में एक तानाशाह के रूप में शासन करना प्रारंभ किया था। लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में जब भारत में थे तो देखिए, बात करें हम विशेष टिप्पणियों के बारे में, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और मैं कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहता हूं। उसने इस प्रकार से कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी की। देखिए लॉर्ड कर्जन ने तो इतना तक कह दिया कि कांग्रेस एक गंदी राजनीति है, गंदी राजनीति तक उसने कांग्रेस को कह दिया। उसने कांग्रेस को कहा कि एक देशद्रोही संस्था है। देखिए लॉर्ड कर्जन डफरिन के बारे में हम ये देखिए, अल्पसंख्यकों का समूह का लॉर्ड कर्जन के बारे में अभी देख लिया। उसने क्या कहा भाई? उसने कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही, मतलब ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर की विरोधाभास भी उत्पन्न हो चुका था। कांग्रेस की विचारधारा थी उग्रवादी और उदारवादी में बढ़ चुकी थी। 1905 के समय कुछ लोग उदारवादी थे, कुछ लोग उग्रवादी थे, कुछ लोग क्रांति के माध्यम से शासन सत्ता के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो कुछ लोग अपनी कानूनी नीतियों के माध्यम से शासन सत्ता के विरुद्ध में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए दोस्तों, अगर उसके बाद में अगर बात की जाए तो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की विशेष टिप्पणी की थी, तो उसके बाद में बात करूं तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि अगर हम मतलब कांग्रेस के लोग वर्ष में 1 या 2 बार मेंढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मेंढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक कौन थे? उग्रवादी थे। वो उदारवादियों के ऊपर ऐसा कर रहे थे, उदारवादी ऐसे याचना कर रहे थे, भीख मांग रहे थे। कांग्रेस समूह जो ब्रिटिश शासन के समूह ऐसी, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को इस प्रकार एक्सप्लेन किया। अब देखिए अगर बात करें लाला लाजपत राय ने उनके बारे में क्या कहा था। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस के जितने कितने भी सम्मेलन हैं, देखिए हालांकि उन्होंने अच्छी टिप्पणी की थी, कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित वर्ग के वार्षिक मेले की संज्ञा दी। कांग्रेस के संपूर्ण जो सम्मेलन होते हैं उनको शिक्षित वर्ग के वार्षिक मेलों की संज्ञा लाला लाजपत राय ने दी थी। अब देखिए, अब इंटरेस्टेड है, अब कुछ लोग जो हैं उन्होंने इतना कांग्रेस की भद्दी टिप्पणी की जो भारत के उदारवादी नेता ही थे। उन्होंने जैसे अश्विन कुमार दत्त की अगर मैं बात करूँ, अश्विन कुमार दत्त ने क्या किया, उनको 3 दिन का तमाशा कहा कि अश्विन कुमार दत्त ने कहा 3 दिन का तमाशा, 3 दिन का तमाशा, 3 दिन का तमाशा, जो कांग्रेस को इतनी छोटी बात, मतलब कांग्रेस को इतनी छोटी संस्था के रूप में उन्होंने संबोधित किया। अब देखिए विपिन चंद्र पाल कौन थे भैया? इतिहास में 3 व्यक्ति जाने जाते हैं, लाल पाल बाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा, याचना संस्था कहा। अब एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिन्होंने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है बंकिम चंद्र चटर्जी का। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग किसके भूखे हैं? पदों के भूखे हैं। देखिए हम आगे चलते हैं। अब विशेष टिप्पणी की बात तो हमने समझ ली कि कांग्रेस के बारे में कौन कौन लोग किस प्रकार सोचते थे। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में 2 विचारधारा प्रबल थी, उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी विचारधारा का मैंने कहा था कि उदारवादी विचारधारा की बात की जाए तो उदारवादी विचारधारा थी जो कांग्रेस जो सर्वप्रथम विचारधारा के जो व्यक्ति थे कांग्रेस में, देखिए ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही वो कार्य करना चाहते थे और वे कभी नहीं चाहते थे कि हम अपना विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन की अवहेलना करें या ब्रिटिश शासन जो कार्य कर रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। ऐसे उदारवादी नहीं चाहते थे, ऐसे उग्रवादी चाहते थे। और उदारवादियों ने यहाँ तक कहा कि हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही स्वराज की स्थापना करेंगे, मतलब डोमिनियन स्टेट की मांग जो वो कर रहे थे, औपनिवेशिक स्वराज की मांग ये उदारवादी लोग कर रहे थे। लेकिन
उग्रवादी इसके विपरीत थे। देखिए आपको संक्षिप्त रूप में यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ, उदारवादी और उग्रवादी के रूप में उदारवादी क्या थे, उग्रवादी क्या थे। उदारवादी, उग्रवादी। देखिए मैं चाहता हूँ कि कम समय में अच्छा वीडियो बने, लेकिन क्या करें, ये टॉपिक इतना लंबा है कि इसको शॉर्ट में समझा ही नहीं जा सकता। उदारवादी, उग्रवादी। उदारवादी जो थे ब्रिटिश शासन को मानते थे, ब्रिटिश शासन को या ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहना चाहते थे, ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध थे, ये शांतिपूर्ण आंदोलनकारी थे, ये रियल क्रांतिकारी थे, हिंसात्मक क्रांति से बोलते हैं, हिंसात्मक क्रांतिकारी समर्थक थे, इसे बोलते हैं उग्र रूप में। इनको बोलते हैं नरम दल। नरम दल का मतलब इनको बोलते हैं कि नरम विचारधारी व्यक्ति, इनको बोलते हैं गरम विचारधारी व्यक्ति। देखिए आगे साथ साथ में इसकी चर्चा भी हम करते रहेंगे। इसको एक बार देख लेते हैं कि उदारवादियों के काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य जो हुए थे उनके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं संक्षिप्त में अगर देखें तो। देखिए सर्वप्रथम 1886 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंने आपको बताया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। 1886 की अगर बात करें तो 1886 के अंदर इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है इलाहाबाद में। अब देखिए लोक सेवा आयोग की स्थापना में क्या होता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना में यह होता है कि लोक सेवा आयोग में लंदन के नागरिकों या लंदन के विद्यार्थियों के साथ भारत के नागरिक भी सिविल सेवा परीक्षा में भाग ले सकते थे और समान रूप से परीक्षा के आयोजन में भागीदारी निभा सकते थे। यह अधिकार इससे पहले नहीं था। ये किसके माध्यम से हुआ? ये हुआ किसके माध्यम से? उदारवादियों के प्रयत्नों के माध्यम से हुआ था, ना कि अगर उग्रवादी इतना जल्दी कार्य करते थे, लेकिन अब ब्रिटिश सरकार मानने को तैयार नहीं थी, ना भी ये मानती भी नहीं। एक और महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ था इसमें, भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। उसका नाम था वेलबाई आयोग। वेलबाई आयोग। देखिए बहुत बार कॉम्पिटिशन पूछा जाता है, सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ की गई? तो सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी 1886 में। वेलबाई आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वेलबाई आयोग की स्थापना कब और क्यों की गई? तो क्यों की गई महत्वपूर्ण है, क्यों की गई? तो भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए ब्रिटिश शासनकाल में वेलबाई आयोग की स्थापना की गई थी। अगर देखिए महत्वपूर्ण कार्य जो था 1892 में भारत परिषद अधिनियम। देखिए भारत परिषद अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि भारत परिषद अधिनियम के अंदर 3 महत्वपूर्ण कार्य होता है। पहला महत्वपूर्ण कार्य, उसको इस प्रकार से समझ लेते हैं। देखिए इसको इस प्रकार से समझ लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण कार्य था स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ। स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ यहां से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? 1892 भारत परिषद अधिनियम से शुरू होता है। और पहली बार विधानसभा में भारतीयों को प्रश्न पूछने का और बजट में चर्चा का अधिकार मिला था। कहां से मिला था? यहां से मिला था, 1892 के भारत परिषद अधिनियम से मिला था। देखिए प्रश्न पूछने का अधिकार, यह कहें कि बजट चर्चा में भागीदारी का जो अधिकार मिला था वो हमें 1892 भारत परिषद अधिनियम में के अंतर्गत मिलता है। और एक तीसरे अधिकार की बात की जाए, तीसरा अधिकार ये था कि विधानसभा में जो इनकी मुख्य मांग थी, किनकी? उदारवादी की मुख्य मांग थी कि हमें विधानसभा में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। देखिए फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि उदारवादियों की बात मानते हुए कम से कम 10 सदस्य और अधिकतम 16 सदस्य गैर सरकारी रखने का प्रस्ताव जो उन्होंने यहाँ पे मान लिया था। देखिए इनकी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से जो उनकी उपलब्धियाँ थी, उदारवादी की उपलब्धि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ।
अगर बात करें तो कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत जो थे विभिन्न व्यक्तियों ने दिए थे, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जो थी जो 1885 से 1905 के अंतर्गत घटी गई थी। तो पहली थी दादा भाई नौरोजी का धन निष्कासन सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी का धन निष्कासन सिद्धांत। देखिए इसकी चर्चा भी मैंने पहले वीडियो में एक बार आगे मेरे जो लेक्चर दिए थे मैंने उसमें इसकी चर्चा भी मैंने की है। और फिर भी एक बार बता देना चाहता हूँ, धन इसका सिद्धांत ये था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों का पैसा बाहर की ओर कच्चा माल के रूप में कैसे भी करके ब्रिटिश सरकार यहाँ से धन का निष्कासन कर रही थी, तो इसलिए इसको धन निष्कासन के रूप में दादा भाई नौरोजी ने प्रदर्शित किया। अब है महादेव गोविंद रानडे, जस्टिस महादेव गोविंद रानडे। जस्टिस महादेव गोविंद रानडे ने भारतीयों के लिए आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व के ऊपर बल दिया। उन्होंने समझाया कि आधुनिक औद्योगिक विकास की परिभाषा को सही तरीके से एक्सप्लेन करने का जो कार्य किया था महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। अगर बात करें कि उदारवादी में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे, उदारवादी किस महत्वपूर्ण व्यक्ति ने भाग जो अपनी उस युग को उनके नाम से जाना जाता है, तो वह थे रोमेश चंद्र दत्त। ठीक है दोस्तों, रोमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लिख सकते हैं द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की इतनी बुक इतनी अच्छी प्रचलित हुई, अगर आप इन तीनों को माने तो आर्थिक युग के रूप में भारत का आर्थिक युग की परिभाषा दे सकते हैं। इन तीनों के रूप में संक्षिप्त में भारत के आर्थिक विश्लेषकों के जो ब्रिटिश शासन के समय विश्लेषण किया था उसकी परिभाषा को परिभाषित किया जा सकता है। हालांकि देखिए रमेश चंद्र की दत्त की जो पुस्तक जो हुई थी उसको भारत का राष्ट्रीय आर्थिक युग कहा जाता है, या राष्ट्रीय आर्थिक युग जो है कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय आर्थिक युग जो है इस पुस्तक के कारण इसको कहा जाता है। अगर बात करें कि रमेश चंद्र दत्त की भूमिका कहाँ पे क्या थी, कहाँ पे इन्होंने किन किन कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, तो 1899 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष की भूमिका निभाई थी। यहाँ पे अध्यक्ष की भूमिका जो उन्होंने कांग्रेस के 1899 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए हालांकि मैं संविधान के बारे में चर्चा कर रहा हूँ तो मैं एक ऐसे ही बता देता हूँ कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में एक स्वराज विधेयक जो बाल गंगाधर तिलक लेके आए थे, और स्वराज विधेयक के अंदर सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई थी, सर्वप्रथम कही गई थी 1895 में। हालांकि उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी भी संविधान सभा के गठन की बात करते हैं कि एक ऐसा संविधान होगा जो भारतीयों के द्वारा निर्मित होगा। हालांकि मैं संविधान की बात बाद में करूंगा, पहले मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। देखिए अब ये है कि इसके बाद में जो युग आता है वो कौन सा युग होता है, वो होता है उग्रवादी चरण। द्वितीय चरण होता है उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण आता है 1905 के बाद में, उग्रवादी चरण 1905। अब देखिए उग्रवादी चरण को भी दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से, एक तो 1905 वाला भाग और एक 1922 वाला भाग। 1905 वाला और एक 1922 वाला। 1905 तक तो अगर इनको देखा जाए, दोनों में एक्सप्लेन किया जाए, दोनों में तुलना कॉम्प्रोमाइजन करें तो देखिए क्या करेंगे, 1905 के जो थे और 1922 के हम दोनों की चर्चा करेंगे। हालांकि देखिए 1905 में क्या होता है, ये व्यक्ति विशेष था, व्यक्ति विशेष मतलब कोई भी व्यक्ति जो होता अपने विशेष रूप से इसमें कार्य करता था। ये धार्मिक रूप से था, धार्मिक धर्म विशेष इसमें उग्रवादी थे, धर्म के अनुसार कार्य करते थे, धर्म को महत्व देते थे इसके अंदर। और इसके अंदर क्या था, संगठनात्मक था, संगठनात्मक। ये आगे जाकर ये कम हिंसक, ये अधिक हिंसक भूमिका निभाता था।
ये संगठनात्मक था, ये धर्मनिरपेक्ष भी था, धर्मनिरपेक्ष, ये धार्मिक था। अब देखिए अगर बात की जाए तो इसमें विचारधारा थी, इसमें विचारधारा मुक्त, हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से आंदोलनकारी हुए थे, उग्रवाद के अंदर कौन कौन सी भूमिका जो थी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी इसके अंदर। हम आगे के चर्चाओं में ये भी देखेंगे कि किस प्रकार कांग्रेस के अंदर बंगाल का विभाजन होता है, लॉर्ड कर्जन की जो भूमिका का क्या परिणाम जो होता है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए अगर बात की जाए 1905 की, तो ऐसी कौन कौन सी घटनाएं थी 1905 के क्रम की, कौन कौन सी घटनाएं थी, मतलब कौन कौन सा प्रभाव पड़ा था ताकि उग्रवाद के लोगों को उग्रवादी जो उदारवाद की तुलना में उग्रवादी बनना पड़ा, क्यों पड़ा? देखिए क्योंकि महत्वपूर्ण घटना थी 1896 में इथियोपिया द्वारा इटली के ऊपर विजय पाना। देखिए 1896 में इथियोपिया द्वारा इटली के ऊपर विजय पाई जाती है, तो सभी भारत के लोगों ने सोचा कि वास्तव में अगर एक छोटा सा देश इतने बड़े देश पे विजय पा सकता है तो हम क्यों नहीं पा सकते। और उस समय की तत्कालीन घटना एक होती है इस प्रकार से कि वो होती है 1905 में। 1905 में कौन सी घटना होती है? जापान के द्वारा रूस को पराजित करना। जापान के द्वारा रूस को पराजित करना, ये घटना जो होती है वो भी भारत के उग्रवादियों को इस रूप से प्रभावित करती है। अब देखिए मैं अभी हमें बताया था उग्रवादी के दो चरण होते हैं, एक तो 1905 वाला, एक 1922 वाला। अब हम बात करेंगे बंगाल विभाजन के बारे में, किस प्रकार बंगाल विभाजन होता है, किस प्रकार बंगाल विभाजन जो भारतीयों को प्रभावित करता है। देखिए 20 जुलाई बंगाल विभाजन की अगर बात करें तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो होती है 20 जुलाई 1905 को होती है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। बात कीजिए बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ, तो बंगाल विभाजन प्रभावी होता है भैया 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी होता है। महत्वपूर्ण डेट है, आप याद करते रहना, साथ साथ नोट करते रहना। देखिए 16 अक्टूबर को संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। संपूर्ण बंगाल में 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया था। अब देखिए अब बंगाल को अलग करने का क्या उद्देश्य था, क्यों लॉर्ड कर्जन, उसमें तत्कालीन जो वाइसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, उसमें वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। इसका क्या परिणाम निकला, किस प्रकार कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था और इसका विरोध किस प्रकार किया गया था, ये हम देखते हैं। देखिए कांग्रेस का जो विभाजन होता है, बंगाल का जो विभाजन होता है, बंगाल के विभाजन इसलिए किया गया कि मूल बंगालियों को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कर दिया जाए। और दूसरा मुख्य कारण था धार्मिक फूट, या धार्मिक रूप से इसको प्रभावित किया जाए ताकि हम अपना शासन आराम से चला सकें। हालांकि फूट डालो और राज करो की नीति ब्रिटिश सरकार की शुरू से थी। इसके प्रभावी परिणाम जो है भारत शासन सुधार बिल जो है 1909 के अंतर्गत, इसको सही रूप से समझा भी जा सकता है। जिस प्रकार जो है द्वैध निर्वाचन व्यवस्था प्रणाली अपनाई गई थी, वहां से इसको समझा जा सकता है। अभी हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करके साबित कर दिया कि उसकी नीतियां किस प्रकार हैं और स्पष्ट रूप से ये समझाने का प्रयास किया कि वो आगे और क्या करना चाहता है। देखिए अब इसको और भी ज़्यादा रोकने के लिए कांग्रेस ने अपना अधिवेशन बुलाया था। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है, बनारस अधिवेशन वो होता है 1905 के अंदर। उसकी अध्यक्षता जो करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले
गोपाल कृष्ण गोखले बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता करते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, ये क्या था निर्णय? बहिष्कार और स्वदेशी। बहिष्कार, किसका बहिष्कार भाई? कांग्रेस, ब्रिटिश सरकार की नीतियों का बहिष्कार, ब्रिटिश सरकार के कार्यों का बहिष्कार, ब्रिटिश सरकार की जो गलत जो नीतियां हैं उनका बहिष्कार। बहिष्कार और स्वदेशी, स्वदेशी अपनाना। अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे इसको प्रभावी रूप से बनाने के लिए, एक मिनट देखिए दोस्तों, इसके बाद में अश्विन कुमार दत्त के द्वारा एक समिति का निर्माण किया जाता है। अश्विन कुमार दत्त के द्वारा, उसका नाम था स्वदेशी बांधो समिति। स्वदेशी बांधो समिति का निर्माण किया जाता है और संपूर्ण रूप से स्वदेशी के ऊपर बल दिया जाता है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ तक होने के पश्चात अगर बात की जाए कौन कौन लोग जो है 1905 के इन आंदोलन से दूर रहे, तो विशेष रूप से 1905 के आंदोलन से दूर रहे थे मुस्लिम बहुसंख्यक लोग। मुस्लिम, ऐसे लिखा जाता हूं आपको, मुस्लिम बहुसंख्यक लोग इस आंदोलन से दूर रहे थे और बहुत मात्रा में किसान लोग भी दूर रहे थे। इनमें महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वालों में थी महिलाएं। देखिए महिलाओं की भूमिका इस आंदोलन में बहुत बड़ी थी। महिलाओं ने पर्दा प्रथा से ऊपर उठकर इस आंदोलन में भाग लिया था और इस आंदोलन को सफल बनाने में एक भारत में एक राष्ट्र निर्माण के नेतृत्व की जो चिंगारी है वो इस 1905 के विभाजन से जगी थी। अब देखिए 1905 के विभाजन के बाद कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1906। अब कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में क्या होता है, देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, उग्रवादी और उदारवादी के बीच में विवाद हो जाता है और विवाद इतना बढ़ जाता है अध्यक्ष पद को लेकर या किन्हीं विभिन्न विचारधाराओं को लेकर विवाद इतना बढ़ जाता है। फिर बाद में यहाँ के अध्यक्ष जो बनते हैं दादा भाई नौरोजी, इस अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं। कलकत्ता 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष जो होते हैं दादा भाई नौरोजी होता है। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और बाद में क्या होता है कि वो इस विवाद को कम करने का प्रयास करते हैं। हालांकि 1907 के सूरत अधिवेशन में, सूरत में एक अधिवेशन होता है 1907, सूरत 1907 में अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं, देखिए इसकी अध्यक्षता को लेकर कांग्रेस और उदारवादियों और उग्रवादी के बीच में विवाद उत्पन्न होता है। उदारवादी वर्सेस उग्रवादी, उदारवादी वर्सेस उग्रवादी के बीच में विवाद उत्पन्न होता है। अब देखिए क्या होता है, इस विवाद के अंदर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कांग्रेस का विभाजन कब होता है, तो सूरत अधिवेशन 1907 के अंदर कांग्रेस का विभाजन होता है। कांग्रेस के उदारवादी चाहते थे कि रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया जाए और उग्रवादी चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। अब देखिए हालांकि यहाँ पे अध्यक्ष जो बनते हैं वो रास बिहारी बोस बनते हैं, लेकिन उग्रवादी इससे अलग हो जाता है क्योंकि इनकी विचारधाराएं जो इनसे मेल नहीं खाती। अब देखिए 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विघटन हो जाता है। अब 1907 के आसपास की महत्वपूर्ण घटनाओं की अगर हम बात करें तो 1907 के आसपास की महत्वपूर्ण घटना थी मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, देखिए अक्टूबर 1906 के अंदर वायसराय से मिलने के लिए मुस्लिम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो वायसराय से मिलने के लिए जाता है और वही प्रतिनिधि मंडल वापस आकर अपने एक बैठक मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के जरिए, अपनी मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बैठक जो चल रही होती है, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान जो है वो, मोहम्मद सलीमुल्लाह खान जो है वो वहाँ पे ढाका के नवाब हैं और वो इसको बुलाते हैं। देखिए इसको विस्तार से एकदम एक्सप्लेन के रूप में समझते हैं, किस प्रकार हम समझेंगे। देखिए सर्वप्रथम अक्टूबर
1906। अक्टूबर 1906 के अंदर क्या होता है, वायसराय से मिलने के लिए मुस्लिम लोगों को प्रतिनिधि मंडल जाता है और वही प्रतिनिधि मंडल मुस्लिम लीग का आधार होता है। अब क्या होता है, दिसंबर 30 दिसंबर 1906 को 30 दिसंबर 1906 को 30 दिसंबर 1906 को कांग्रेस के विरुद्ध मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, मोमडन भी कह सकते हैं, मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन होता है, कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा होता है, वो आयोजन कौन करवाते हैं, वो आयोजन कराते हैं ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। आयोजन करवाते हैं ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। ढाका के नवाब जो है सलीमुल्लाह इसका आयोजन करवाते हैं और इसी के दिन 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। बात की जाए इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे, देखिए बाकर उल मुल्क को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। बाकर उल मुल्क को इसका सर्वप्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और 1908 में इसका अस्थायी अध्यक्ष बनता है आगा खान। अब देखिए कई बार प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि मुस्लिम लीग के सदस्य कौन कौन थे। इसकी स्थापना करने में ढाका और नवाब सलीमुल्लाह खान, जो स्थापना करते हैं मोहम्मद एजुकेशनल जो कॉन्फ्रेंस जो चल रही होती है इसी के अंतर्गत इस कॉन्फ्रेंस में इसकी स्थापना करते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। और इसमें स्थायी पहले अध्यक्ष कौन थे, बाकर उल मुल्क थे, फिर बाद में इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए 1908 में आगा खां को बनाए गए। देखिए 1908 में मुस्लिम लीग का अमृतसर में इनका एक अधिवेशन होता है और वहाँ पे इसकी बात करें तो वहाँ पे उन्होंने अपने निर्वाचन के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की मांग उठाई थी और 1909 में इनकी मांग को ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। अब देखिए अगर बात की जाए एक और सदस्य है जिनका नाम भी आता है अन्य सदस्य, मोहसिन उल मुल्क का नाम भी इसमें आता है। देखिए आप साथ साथ में अंडरलाइन करते साथ साथ में इसको नोट करते रहना और ताकि क्या है कि आप रिवीजन करो तब आपको समस्या ना हो। देखिए फिर बाद में क्या होता है, गर्मपंथियों के बाद में एक क्रांतिकारी दौर चलता है। गर्मपंथी थे क्रांतिकारी से, जो एक तो है उदारवादी उग्रवादी, और उग्रवादी के अंदर थोड़ा गर्मपंथी से वो निकल कर कहाँ चले जाता है, क्रांति में चले जाता है, क्रांतिकारी दलों में चले जाते हैं। तो उनमें मुख्य रूप से बात की जाए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, उस समय की घटनाएं बता रहा हूं आपको। खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी, ज्यादा विस्तार लंबा नहीं लेते हुए प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने वहाँ के न्यायाधीश थे, अंग्रेज न्यायाधीश किंग्स फोर्ड को बम से उड़ाने की कोशिश की। हालांकि वो कोशिश नाकामयाब रही और उनको बाद में फांसी की सजा दे दी गई थी। देखिए बहुत सारे संगठनों के निर्माण जो हुए थे। अभिनव भारत 1909 में अभिनव भारत अजीत सिंह के द्वारा स्थापित 1909 में अभिनव भारत जो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित एक संस्था थी, वो क्रांतिकारी संगठन था। और भारत माता नामक समाचार पत्र का जो संपादन किया था वो क्या था, अजीत सिंह ने इसका संपादन किया था। अब देखिए हम अगर चर्चा करें इसके विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि पहले देखते हैं मुस्लिम लीग के उद्देश्य कौन कौन से थे। मुस्लिम लीग के उद्देश्य थे कि एक तो कांग्रेस के प्रभाव को कम करना, ब्रिटिश शासन की नज़रों में मुस्लिम लीग को उसके प्रभुत्व को उनके सामने प्रस्तुत करना, उनके अस्तित्व को उनके सामने प्रस्तुत करना और अपनी समस्याओं या मुस्लिम समुदाय की समस्याओं के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई ताकि वो अपनी समस्या आसानी से उजागर कर सकें, ना कि कांग्रेस के पिछलुग्गू बनकर उनकी समस्या का बखान करें। देखिए
अब बात की जाए इसके साथ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं गदर आंदोलन की। गदर आंदोलन, गदर आंदोलन की शुरुआत देखिए। गदर आंदोलन, गदर एक संस्था है। गदर संस्था की जो शुरुआत करते हैं, गदर संस्था की स्थापना करते हैं, वो करते हैं लाला हरदयाल। कहाँ करते हैं? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल जो इसकी स्थापना करते हैं, गदर आंदोलन की स्थापना करते हैं। देखिए अगर बात की जाए इसके अन्य सदस्य कौन कौन से थे, तो अन्य सदस्य थे रामचंद्र, बरकतुल्ला, भगवान सिंह और भाई परमानंद। अन्य सदस्यों की बात की जाए तो मुख्य संस्थापक तो हो गए भैया लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इसके मुख्य सदस्य हो गए। अगर बात करें कि इनकी जो अन्य सदस्य कौन कौन से थे, तो थे भाई परमानंद, रामचंद्र, बरकतुल्ला और एक है भगवान सिंह। ये इसके अन्य मुख्य सदस्य थे। और देखिए इसके सदस्यों के बाद में एक और कांड होता है जो महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करता हूं मैं, वो होता है कामागाटा मारू प्रकरण 1914 के अंदर। देखिए कामागाटा मारू प्रकरण क्या होता है? कामागाटा मारू एक जहाज का नाम है। क्या नाम भाई? एक जहाज का नाम है। ये एक जहाज का नाम है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जहाज जो है गुरुदत्त सिंह एक सरदार है, गुरुदत्त सिंह सरदार जो इसको लेकर कनाडा जा रहे थे, और वहां पे कर्नाटक की सरकार ने इसको उनकी बंदरगाह के ऊपर रोक देता है। और यही जो घटनाक्रम होता है कामागाटा मारू घटनाक्रम जो है कहलाता है। अगर हम बात करें कि भारत से बाहर कौन कौन से संगठन थे क्रांतिकाल के दौरान चलाने वाले संगठन कौन कौन से थे, तो एक महत्वपूर्ण संगठन था इंडिया होम रूल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1905 में की थी। इसकी स्थापना 1905 में, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। देखिए इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। अब इसकी स्थापना में इसकी भागीदारी जो निभाने अन्य सदस्य कौन कौन से थे, तो अन्य सदस्यों में प्रमुख रूप से हैं मदन लाल ढींगरा, एक है वीडी सावरकर का पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। और एक है जो लाला हरदयाल। अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था भारत में स्वशासन या स्वराज की स्थापना करना। भारत में स्वराज की स्थापना करना। देखिए इसके साथ ही मैडम कामा जो पेरिस में रहते हुए क्रांतिकारी आंदोलनों को भागीदारी निभा रही थी। मैंने आपको बताया था जो गदर के जो संस्थापक थे लाला हरदयाल, हमने देखा था यहाँ पे गदर आंदोलन इसके संस्थापक थे। ये भी क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे। और अगर बात करें कि कर्नल वायली हैं, उनकी हत्या किसने की थी, तो उनकी हत्या मदनलाल ढींगरा ने की थी। मदनलाल ढींगरा ने उनकी हत्या की थी। देखिए अब क्रांतिकारी राष्ट्रवाद हो गया। उसके बाद में अगर बात करें तो देखिए राष्ट्रवादी जो क्रांतिकारी ने, जो भारत के जो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था, भारत में होम रूल आंदोलन चलाया था 1916 से 28 अप्रैल 1916 समथिंग, मतलब 1916 आप लोग याद रखना कंफर्म। 1916 में जो एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उन्होंने प्रेरणा कहाँ से ली थी, या यह कहें कि भारतीयों ने प्रेरणा कहाँ से ली थी, तो भारतीयों ने प्रेरणा ली थी आयरलैंड के, मतलब आयरलैंड देश के निवासियों से ली थी, या उन आयरलैंड के क्रांतिकारियों से ली थी। क्योंकि आयरलैंड के क्रांतिकारी कहते थे कि बलिदान के बदले स्वतंत्रता, हम बलिदान देंगे तब हमें स्वतंत्रता मिलेगी, इसलिए वहाँ के जो लोग थे वो इसको ज़्यादा महत्व देते थे। देखिए भगत सिंह ने बहुत ही अच्छा कोटेशन कहा था। अगर क्रांतिकारी की बात करें तो भगत सिंह ने कहा था कि आंदोलन हमें जारी रखना है उन लोगों के खिलाफ
उन अंग्रेज पूंजीपतियों के खिलाफ जो हमारे शोषण कर रहे हैं, या भारत का ही क्यों ना हो, या वो ब्रिटिश शासन की सत्ता ही क्यों ना हो, सभी के खिलाफ हमें आंदोलन जो है, हमारा आंदोलन, हमारा जो है शोषण वर्गों के विरोध में हमारा आंदोलन जो है वो जारी रहना चाहिए। देखिए, हमने बात की थी जो उग्रवादी हैं 1905 का चरण होता है, 1922 का चरण होता है। अब हम द्वितीय चरण की बात करते हैं, द्वितीय चरण 1922 के बाद के चरण की बात करते हैं। ये बात सिर्फ आंदोलनकारियों के बीच में हो रही है, हालांकि हम 1914 के कामागाटा मारो प्रकरण के बाद की प्रक्रिया के बाद विस्तार से चर्चा अभी इसी वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। 1922 के बाद का जो चरण होता है उसमें अलग अलग राज्यों से अलग अलग व्यक्ति होते हैं। जैसे यूपी से अगर लें तो देखिए, यूपी से राम प्रसाद बिस्मिल लें, अल्लाह जो अशफाक अल्लाह खां हैं, और भी बहुत सारे जो हैं क्रांतिकारी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अल्लाह खां। बंगाल के जो चटका है सूर्य सेन, पंजाब से भगत सिंह, खुदीराम बोस, बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने द्वितीय चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, अब महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठनों की बात करेंगे। महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन कौन कौन से थे? तो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठनों की बात करें तो मित्र मेला 1899 में मित्र मेला की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? वी.डी. सावरकर करते हैं। कौन करते हैं? वी.डी. सावरकर। मित्र मेला की स्थापना 1899 में वी.डी. सावरकर जो मित्र मेला की स्थापना वी.डी. सावरकर करते हैं। देखिए, मित्र मेला ही जो आगे जाकर अभिनव भारत का निर्माण करता है 1904 में। थोड़ा आगे आ गया, इसके बीच वाले संगठन में आपको बताने का प्रयास करूंगा। अभिनव भारत 1904 में यही मित्र मेला, इसका जो रूप, इसका स्थान, मित्र मेला का स्थान अभिनव भारत ले रहता है वी.डी. सावरकर के द्वारा ही। एक है अनुशीलन समिति। देखिए, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना होती है 1902 में। देखिए, अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में होती है, और 1902 में इसको दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में कैसे? एक तो होता है इसका बंगाल, एक है कलकत्ता। दो जगह इसकी स्थापना होती है, दोनों जगह अलग अलग व्यक्ति इनमें स्थापना में मुख्य भागीदारी निभाते हैं। अगर बंगाल की बात की जाए, बंगाल में एक स्थान है मेदिनीपुर नाम से कुछ स्थान है, वहाँ पे इसके अनुशीलन समिति की स्थापना होती है, और इसकी स्थापना करते हैं ज्ञानेंद्र नाथ बासु इसकी स्थापना करते हैं। अब देखिए, इसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बासु करना, इसकी स्थापना करते हैं जतीन्द्र नाथ, और एक और है बारिंद्र नाथ घोष के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। एक है आर्य बांधव समाज, 1 2 3 4 आर्य बांधव समाज। इसकी स्थापना जो होती है बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से होती है। तिलक की प्रेरणा से लिख सकते हैं। देखिए, इसकी स्थापना नासिक में होती है। नासिक मुख्य महत्वपूर्ण है। और आर्य बांधव की स्थापना महाराष्ट्र में होती है। आर्य बांधव समाज की स्थापना महाराष्ट्र में होती है। अगर इसकी बात करें, पांचवी अगर बात करें तो एक है अंजुमन मोहिबान वतन। इसकी स्थापना अजीत सिंह के द्वारा की जाती है, और अजीत सिंह के द्वारा एक पत्र का संपादन किया जाता है। आप लोगों को पता होगा, मैं अब थोड़ी देर पहले बताया था। भारत माता समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं अंजुमन मोहिबान वतन के, अंजुमन मोहिबान वतन। इसकी स्थापना करते हैं अजीत सिंह। और कौन से पत्र का जो संपादन करते हैं वो करते हैं भारत माता, भारत माता पत्र का संपादन करते हैं अजीत सिंह। देखिए, एक और है छठी। इसके बाद में और भी संस्थाएं हैं, मैं आपको सारी संस्थाओं के विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना होती है 1920 में, और इसकी स्थापना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में होती है, और इसकी स्थापना जो है लाला लाजपत राय और उनके सचिव थे चमन लाल लाला लाजपत राय, सचिव चमन लाल
के द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की जाती है। 1920 में। आप ये नोट करते रहना, साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और भी सब बता रहा हूँ। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में होती है, कानपुर में होती है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। सचिंद्र सान्याल, योगेश चंद्र बनर्जी इसमें मुख्य भूमिका निभाते, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसकी स्थापना। देखिए बहुत महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में बता रहा हूँ आपको, इसमें बहुत महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसकी स्थापना होती है 1924 में, कानपुर में इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना करने वाले थे, देखिए इसकी स्थापना करने वाले कौन कौन थे भाई, इसकी स्थापना करने वाले थे, एक तो थे सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बहुत बताऊंगा। उन्होंने क्रांति की बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। आप देखना राजनीतिक इतिहास बहुत अच्छा है इनका। और एक जो मैंने अभी आपको नाम बताया था कुछ देर पहले, उनका नाम था योगेश चंद्र चटर्जी। योगेश चंद्र चटर्जी जो है इनकी स्थापना में मुख्य भागीदारी निभाते हैं। ठीक है। देखिए HRA, देखिए हालांकि HRA के बाद में एक HSRA नाम का संगठन बनता है और जो कह रहे थे कि इसका पूर्ववर्ती संगठन है, इसका पूर्ववर्ती संगठन सॉरी HSRA का पूर्ववर्ती संगठन ये है, इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास जो करते हैं 1925 के अंदर। कौन करते हैं इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास जो किया जाता है? देखिए डेट इनकी कंफर्म नहीं है। 1925 के अंदर इनका एक कांड होता है, राम प्रसाद बिस्मिल का कांकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, वो कार्य होता है। और HSRA को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, और उसका नाम होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका नाम होता है। और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह इसकी महत्वपूर्ण जो कार्य में भूमिका निभाते हैं। तो देखिए इसके बहुत सारे संगठनों में अगर हम चर्चा करें तो बहुत सारे संगठन हैं। एक है भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना मुख्य रूप से है, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना वो भी होती है 1925 के अंदर होती है। और कहाँ पे होती है? कानपुर के अंदर इसकी स्थापना होती है। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में, कानपुर में इसकी स्थापना होती है। और देखिए अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कांकोरी कांड के बारे में, कब होता है कांकोरी कांड। देखिए कांकोरी कांड जो होता है, कांकोरी कांड जो होता है 9 अगस्त 1925 को होता है। 9 अगस्त 1925 को कांकोरी कांड होता है। एक मिनट, देखिए दोस्तों 9 अगस्त 1925 को जो कांकोरी कांड जो है वो होता है। और कांकोरी कांड करने वाले कौन थे? मुख्य रूप से ये इसके जो व्यक्ति थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के व्यक्ति थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, इसे राजेंद्र लाहौरी भी बोलते हैं, राजेंद्र लाहिरी भी बोलते हैं। और इसमें मुख्य एक रोशन सिंह नाम के व्यक्ति थे, रोशन सिंह। कांकोरी कांड बहुत महत्वपूर्ण कांड है, बहुत बार इसको कंपटीशन में इसको पूछा जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, एक थे मुस्लिम थे अशफाक उल्लाह खान, नाम लिख देता हूं मैं, अशफाक उल्लाह खान। देखिए इन चारों को 19 सितंबर 1927 के अंदर फांसी दे दी जाती है, क्योंकि इन्होंने कांकोरी कांड के अंतर्गत जो कांकोरी कांड किया था उसके लिए उनको 19 सितंबर 1927 को उनको फांसी पे लटका दिया जाता है। अब देखिए अगर हम बात करें भारत के बाहर के क्रांतिकारी संगठनों के बारे में आपको बता दिया था, और इसके आगे हम चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है क्रांतिकारियों द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख मुकदमे। तो ये क्रांतिकारी के ऊपर कौन कौन से प्रमुख मुकदमे चलाए गए थे उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं।
तो हम इसको विस्तार से इसके ऊपर इस प्रकार से लिखेंगे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखिए सर्वप्रथम एक है नासिक षड्यंत्र, नासिक षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस। देखिए नासिक षड्यंत्र केस जो चलाया गया था 1909-1910 के अंदर चलाया गया था, 1909-1910 के अंदर नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया था। और इसके जो मुख्य अभियुक्त थे, देखिए गणेश वासुदेव सॉरी इसके अंदर वीडी सावरकर थे। वीडी सावरकर के जो भाई भी थे उनके ऊपर भी मुकदमा चला था, और जो उनके बीच जो निर्णय हुआ था इसमें, तो वीडी सावरकर को आजीवन निर्वासित कर दिया गया था। वीडी सावरकर को इसमें आजीवन निर्वासित कर दिया गया था। एक है अलीपुर या अलीपुर भी कहते हैं, षड्यंत्र केस भी कहते हैं, और मानिकतला षड्यंत्र केस भी कहते हैं। अलीपुर या मानिकतला षड्यंत्र, अलीपुर या मानिकतला षड्यंत्र केस भी कहते हैं। और ये जो हुआ था 1908 के अंदर हुआ था, और इसके अंदर अरविंदो घोष निर्दोष साबित हुए थे। अरविंदो घोष क्या होता है? अरविंदो घोष इसके अंदर निर्दोष साबित हुए थे। और बाद में हावड़ा षड्यंत्र केस। देखिए हावड़ा षड्यंत्र केस होता है जुलाई 1910 के अंदर, जुलाई 1910 के अंदर हावड़ा षड्यंत्र केस होता है। अगर बात की जाए हावड़ा षड्यंत्र के अंदर मुख्य अभियुक्त कौन थे, मुख्य व्यक्ति कौन थे? जतीन्द्र मुखर्जी मुख्य व्यक्ति थे इसके अंदर, जतीन्द्र मुखर्जी मुख्य व्यक्ति थे। अब देखिए इसके बाद में आता है इसके बाद में बहुत सारे जो है इसका महत्वपूर्ण मैं आपको लिखा रहा हूँ। एक है ढाका षड्यंत्र केस, ढाका षड्यंत्र केस। देखिए ये होता है, ये जुलाई 1910 में होता है, और सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो गया, ये जनवरी 1910 में होता है, और ये जुलाई 1910 में होता है। और ढाका षड्यंत्र केस के अंदर, ढाका जो षड्यंत्र केस होता है उसके अंदर पुलिन दास और उन 7 अन्य को आजीवन जो पुलिन दास को 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया था। पुलिन दास को इसमें ढाका षड्यंत्र केस में जुलाई 1910 में होता है, पुलिन दास को 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया था। उसके बाद में होता है एक और षड्यंत्र, तो बनारस षड्यंत्र केस। तो ये कौन कौन से महत्वपूर्ण केस है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कौन कौन से महत्वपूर्ण केस, किन किन को जो सजा दी गई थी, इसके बारे में ये केस है, पूरे क्रांतिकारी के केस है। बनारस षड्यंत्र केस की अगर बात की जाए तो बनारस षड्यंत्र केस 1916 के अंदर होता है। देखिए फरवरी 1916 के अंदर होता है, 1916 के अंदर। और उसके मुख्य अभियुक्त थे सचिंद्र सान्याल। और एक महत्वपूर्ण जो मुख्य घटना जो होती है कि दिल्ली षड्यंत्र के नाम से बहुत फेमस है, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम विस्फोट कर दिया जाता है। लॉर्ड हार्डिंग की जो हत्या जो इसमें कर दी जाती है, देखिए लॉर्ड हार्डिंग के बम फेंका जाता है मई 1915 के अंदर, उसे दिल्ली षड्यंत्र के नाम से आता है, दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस जो होता है उसमें अंदर लॉर्ड हार्डिंग की बम फेंकर हत्या कर दी मई 1915 में। लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका जाता है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। इनके ऊपर जो केस चलता है उसमें मुख्य थे, देखिए मैंने उसको ऐसे याद किया था, बाल बिहारी मास्टर के रूप में, जो मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी और बाल मुकुंद। मास्टर अमीर चंद्र, बाल मुकुंद, अवध बिहारी। और इन तीनों को देखिए, इन तीनों के ऊपर कार्य चलता है, तीनों को फांसी दे दी जाती है, तीनों को फांसी दे दी जाती है। किस केस में दी जाती है? दिल्ली षड्यंत्र केस में। तो एक बार वापस मैं दोहरा देता हूँ सभी को एक बार ताकि समझ में आ जाए। नासिक षड्यंत्र केस 1909-1910, वीडी सावरकर। अलीपुर मानिकतला षड्यंत्र केस 1908, अरविंदो घोष इसमें जो निर्दोष साबित होते हैं। हावड़ा षड्यंत्र केस जनवरी 1910, जतीन्द्र मुखर्जी। ढाका षड्यंत्र केस जुलाई 1910, पुलिन दास।
और उनको 7 साल की सजा होती है। बनारस षड्यंत्र केस फरवरी 1910 सचिंद्र सान्याल। दिल्ली षड्यंत्र केस मई 1915 जो लॉर्ड हार्डिंग के पूर्व में फेंका जाता है और इन तीनों को फांसी देती जाती है, मास्टर अमीर चंद्र, बाल मुकुंद और अवध बिहारी को। उसके बाद में काकोरी षड्यंत्र केस के बारे में अभी हमने पढ़ा था, मैंने बताया था। काकोरी षड्यंत्र के अंतर्गत राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह आदि को जो फांसी दे दी जाती है 19 सितंबर 1927 के अंदर फांसी दे दी जाती है। और जो फेमस, देखिए मैं खुद भगत सिंह का फैन हूँ और मुझे इसके बारे में मैंने इसको बहुत विस्तार से पढ़ा था और बहुत अच्छी तरह से मैंने इसके जो जितने जो कांड हुए थे, इसको लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इसको मैंने हिस्ट्री इनकी बहुत ज़्यादा पढ़ी थी, इसका बहुत बड़ा फैन भी हूँ मैं। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में, देखिए लाहौर षड्यंत्र केस जो होता है 1929 में होता है। इसमें सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। इस केस के अंदर, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत 23 मार्च 1931 के अंदर उनको फांसी दे दी जाती है। देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें कंपटीशन की हैं। अब अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कक्षा 12th में हैं या ग्रेजुएशन में कर रहे हैं, तो सभी की चीज़ों में इन चीज़ों को बार बार पूछा जाता है। देखिए लाहौर षड्यंत्र केस 1900 में फांसी दे दी जाती है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इसमें फांसी दे दी जाती है। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कब होता है? बहुत बार कंपटीशन पूछा जाता है। लखनऊ पैक्ट कब होता है? लखनऊ पैक्ट होता है 1916 को। लखनऊ पैक्ट 1916 को होता है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के अंदर क्या होता है? देखिए लखनऊ पैक्ट के अंदर कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी दल क्या करते हैं? वापस एक होते हैं। कैसे एक होते हैं? एनी बेसेंट की मध्यस्थता से उदारवादी व उग्रवादी दल एनी बेसेंट की मध्यस्थता से एक होते हैं। कांग्रेस का लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन जो है, लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अगर बात करें कि लखनऊ के जो अध्यक्ष था, जो कौन उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जो थी, इनकी अध्यक्ष जो थी, इनकी लखनऊ पैक्ट की अध्यक्षता उन्होंने की थी। देखिए अगर मुख्य बात की जाए तो लखनऊ पैक्ट क्या था, लखनऊ पैक्ट के अंदर कौन कौन सी मुख्य चीज थी, तो मुख्य बात करें तो लखनऊ पैक्ट के अंदर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ एक संयुक्त, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक संयुक्त योजना बनाई थी, उसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। मुख्य बात आपको यही ध्यान रखनी है। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट क्यों कहते हैं? कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त योजना बनाई गई थी, इसलिए इसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं। अब देखिए, अब जो बात आती है होम रूल आंदोलन की। होम रूल आंदोलन किसने किया था? होम रूल आंदोलन मैंने आपको बताया था 1916 में भारत में। देखिए एक तो 1905 की हमने बात की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, लंदन में की थी। अगर बात करें भारत में, तो भारत में इसकी स्थापना करने वाले थे एनी बेसेंट और श्यामजी कृष्ण वर्मा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। देखिए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक होम रूल जो है आंदोलन की स्थापना शुरुआत जो करते हैं 1916 में करते हैं और भारत में इसकी स्थापना करते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि स्वदेशी के रूप में अपनाया जाए और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए, और साथ ही साथ इन दोनों का जो नीतियाँ थी, इसका प्रभाव था, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में विचारों के माध्यम से राष्ट्र